हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद S21 में। फ्रेंड, आपके लिए ल्यूसेंट का जो संपूर्ण अध्ययन की क्लास लेकर आया हूँ। फ्रेंड, इस सीरीज़ में हम ल्यूसेंट को कंप्लीट पढ़ेंगे और इसका हम संपूर्ण अध्ययन करेंगे फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज पहली क्लास है इस सीरीज़ की। तो आज हम पढ़ेंगे इतिहास, भारत का इतिहास। फ्रेंड, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष। तो फ्रेंड, महाकाव्य तथा पुराणों में भारत को भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से इसे संबोधित किया गया है। तो फ्रेंड, भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। तो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत के बारे में। तो प्राचीन भारत इतिहास के जो स्रोत हैं वह हैं 4 स्रोत, जैसे नंबर 1 है धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो फ्रेंड, प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जो हमें जानकारी मिलती है वो मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला जैसे धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो पहला पढ़ते हैं हम धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। तो भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। तो फ्रेंड, भारत का जो सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है वह वेद है और इसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास हैं। और वेद 4 प्रकार के हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, बाल खिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 रचनाएं हैं। और इस वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो फ्रेंड, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और इसमें जो 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं तथा बाल खिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 रचनाएं। और इस वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है। आगे देखते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र इसके 9वें मंडल में है, देवता सोम को उल्लेखित है। तो फिर इसमें विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है और इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। आगे इसमें देखते हैं। इसमें 8वें मंडल की हस्तलिखित रचनाओं को खिल कहा गया है। तो ऋग्वेद की जो 8वें मंडल की हस्तलिखित रचनाएं हैं उनको खिल कहा जाता है। अगला पॉइंट है चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र है। यदि आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए। आगे देखते हैं। नोट धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। अगला पॉइंट है वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 रचनाओं का रचना की गई है। आगे इसमें नोट है। नोट क्या दिया गया? प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। तो फ्रेंड, जो सबसे प्राचीन वेद है वो वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। अगला वेद है यजुर्वेद। तो सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन
यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अथर्वु कहा जाता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। आगे है यह सामवेद। यह गाई जा सकने वाली रचनाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उदात्त कहते हैं और इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। तो फ्रेंड, भारतीय संगीत का जो जनक कहा जाता है वो सामवेद को कहा जाता है। आगे देखते हैं अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजक्रम, मातृभूमि, महात्म्य आदि विविध विषयों से संबंध, मंत्र तथा सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन है। किसमें? अथर्ववेद में। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। वेदों की भली बात समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। तो फ्रेंड, जो 6 वेदांग है वह है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। यह 6 वेदांग है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। तो फ्रेंड, जो पुराण हैं उनके जो रचयिता वह लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं और इनकी संख्या 18 है, जिसमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। तो फ्रेंड, जो विष्णु पुराण है वो मौर्य वंश से संबंधित है, वही मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है और वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। आगे लिखा है पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। अगला पॉइंट है अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियों तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं दी वे भी पुराण सुन सकते हैं। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। अगला पॉइंट है स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है और यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करती है। अगला पॉइंट है जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र उनके कथानकों के साथ वर्णित है। अगला पॉइंट है जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण है। अगला पॉइंट है अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य यानी कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अगला पॉइंट है संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्लड़ के द्वारा किया गया। कल्लड़ द्वारा रचित पुस्तक राज तरंगिणी है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से। फिर क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि राज तरंगिणी के लेखक कौन है, तो वह है कल्लड़। अगला क्वेश्चन है अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा। चचनामा के लेखक जो हैं अली अहमद है में सुरक्षित है। अगला क्वेश्चन है अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है और इसके जो लेखक है वह ऋषि पाणिनि। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो वह है पाणिनि और इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य गौण राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अगला पॉइंट है कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। अगला पॉइंट है पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित है। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। अब आगे देखते हैं विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। तो यूनानी रोमन लेखक थे टेसियस। यह ईरान का राजवेद था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। आगे हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। आगे देखते हैं
अगला है सिकंदर के साथ आने वाला लेखकों में निरियाकस, अनेसिक्रिटस तथा अस्टिटोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। अगला पॉइंट है मैक्सिनीज, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। फ्रेंड, इस टॉपिक से भी क्वेश्चन काफ़ी बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक है डाइमेकस, यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। अगला है डायोनिसस, यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। अगला पॉइंट है टालमी, इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। अगला है फिलनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। अगला पॉइंट है पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 800 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी थी। अगला है चीनी यात्री, तो चीनी यात्रियों में फाइयान, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया था। अगला लेखक है संयुगन, यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। अगला पॉइंट है वैनसांग, तो यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। वैनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वो भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। यह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत CU की नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म और राजनीति के बारे में वर्णन किया। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। वैनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। अगला चीनी जो लेखक था वो था इत्सिंग, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। अगला है अरबी लेखक, तो अरबी लेखक में सबसे पहले आता है अल बरूनी। यह महमूद गजनवी के समय भारत आया था। अरबी में लिखी गई इसकी कीर्ति किताबुल हिंद या तहकीक हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। अगला लेखक है अन्य लेखक तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगला लेखक है मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्या देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्या इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। आगे है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। तो 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नात्स्य अश्विनी कुमार के नाम से मिलते हैं। तो आगे देखते हैं। मध्य भारत में भगवत धर्म विकसित होने के प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के वैसनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त हुए। अगला पॉइंट है
सर्वप्रथम भारत और उसका जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है। अगला पॉइंट है सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सोहागोर अभिलेख है। अगला पॉइंट है सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ के लेख से प्राप्त होती है। अगला पॉइंट है सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख जो कि शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। अगला पॉइंट है रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। तो यहाँ महत्वपूर्ण अभिलेख है जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख है, यह कलिंग राजा खाखेल के शासक में था। अगला है जूनागढ़ सिरनार अभिलेख, यह रुद्रदामन शासक के समय का था। अगला अभिलेख है नासिक अभिलेख जो कि गौतमी बलश्री के शासक के समय था। अगला अभिलेख है प्रयाग स्तंभलेख जो कि समुद्रगुप्त से संबंधित है। अगला अभिलेख है ऐहोल अभिलेख, यह पुलकेशिन द्वितीय के संबंधित है। अगला अभिलेख है मंदसौर अभिलेख जो कि मालवा नरेश यशोधवर्मन से संबंधित है। अगला अभिलेख है ग्वालियर अभिलेख जो कि प्रतिहा नरेश भोज से संबंधित है। अगला अभिलेख है भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख जो कि स्कंदगुप्त से संबंधित है। और अब अगला अभिलेख है देवपाड़ा अभिलेख जो कि बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है। अभिलेखों का अध्ययन इम्पीग्राफी कहलाता है। तो दूसरे जो अभिलेख होते हैं उनका जो अध्ययन किया जाता है उसको इम्पीग्राफी नाम से जाना जाता है। आगे है अगला पॉइंट कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम से गर्तावास यानी कि गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है और इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। अगला पॉइंट है प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है परीक्षा में, इसी को साहित्य में काषाणपर्ण कहा गया है। अगला पॉइंट है सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। अगला पॉइंट है समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने के प्रमाण मिलते हैं। अगला पॉइंट है अमीरेक मेड़ पौंडीचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए थे। तो फ्रेंड ये ल्यूसेंट जीके का पहला भाग था और आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।